हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर इसमें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी फिस्कल सिस्टम और बजटिंग की सीरीज चल रही है। ठीक है, अब ये फिस्कल सिस्टम और जो बजटिंग की सीरीज है, इसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और शुरू के लेक्चर में हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, आप ये जो टॉपिक्स देख रहे हैं इन सबको हमने डिस्कस कर लिया लेक्चर नंबर 3 में। और लेक्चर नंबर 3 में मैंने वेज एंड मीन्स एडवांसेस का जो पूरा नया मैकेनिज्म है जो डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिप्लेस करके आया था, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। फाइन। अब इन लेक्चर नंबर 4 वी विल बी स्टडिंग कि एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, एनके सिंह कमेटी क्या होती है, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि फिस्कल एक्टिविज्म क्या है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट आर एफआरबीएम एक्ट 2003 कि ये एफआरबीएम एक्ट 2003 क्या है। देखिए, आप एक चीज जानते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने फाइनली मतलब रियलाइज कर दिया, मतलब 1990s के आसपास, कि हमें अपनी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रखनी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है। तो अब फिजिकल हेल्थ अच्छी रखने के लिए कुछ रिकमेंडेशन होनी चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट दोबारा अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखे। तो उसके लिए फिर एक विजय केलकर टास्क फोर्स बनाया गया था। ठीक है, एक मतलब कमेटी बनाई गई थी, टास्क फोर्स बनाया गया था। उसने फिर कुछ रिकमेंडेशन दी कि किस किस तरीके से आप अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, फिर फ्यूचर में भी कैसे अच्छा रह सकते हैं, अभी कैसे ठीक करें। ठीक है, ये सब रिकमेंडेशन दी हमारे ये जो विजय केलकर साहब थे। ठीक है, जब मैंने रिकमेंडेशन दी, उन्हीं रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने एक बिल बना दिया, मतलब सेम रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने बिल के फॉर्म में बना दिया और पार्लियामेंट में पास करवा दिया। और उसी को हम आज बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट 2003। तो अब ये एक्ट क्या है, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। तो उसके कुछ रिकमेंडेशन हम जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। फिर ये भी जानेंगे कि क्या वो एक्ट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे एफआरबीएम एक्ट का पहला प्रोविजन ये है, उन्होंने देखिए अब 2003 में पास हुआ तो 2004 और 5 से इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो 2004 और 5 से क्या हुआ कि हमारे जो एफआरबीएम एक्ट के अंदर लिखा था कि हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 0.3% अपना फिजिकल डेफिसिट कम करना है। ठीक है, हर 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 साल 0.35% फिजिकल डेफिसिट कम करना है। और फिर फाइनली 31 मार्च 2009 को ये घट के मतलब पूरा कैलकुलेट किया गया 2009 तक कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ द जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, 3% ऑफ द जीडीपी हो जाएगा। अब आपने सोचा कि यहाँ पर 0% क्यों नहीं करवा दिया। देखिए, 0% इसलिए नहीं करवाया जा सकता है कि गवर्नमेंट की बोरिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं की जा सकती है। आप भी जानते हैं बहुत बोरिंग ऐसे थोड़ी ना कि हम पूरा पैसा बोरिंग में दे देंगे, हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होगी। फिर मतलब उसका भी कुछ टाइम होता है, वैसे थोड़ी ना कि अगर आपने उधारी लिए तो अगली साल पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो 3% ऑफ द जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे बोरिंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली 3% से भी नीचे फिगर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आरडी का क्या होगा, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को हमारे एफआरबीएम एक्ट के अंदर बोला गया कि हर साल 0.5% कम किया जाएगा और फिर फाइनली ये 2009 में 0% हो जाएगा। ठीक है, इसे 0% करना है। क्यों, मैंने आपको बताया क्यों। बिकॉज वी डोंट वांट लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंड, दैट वी डोंट वांट लैंड फॉर कंजम्पशन। ठीक है, हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट वो लोन लेके मंत्रियों को बांटे एंड ऑल दीज थिंग्स, में गवर्नमेंट पैसा खर्च ना करे। वी वांट कि जो गवर्नमेंट का जो पूरा पैसा खर्च होना है वो कहां पर खर्च हो, सीधा सीधा एक ही जगह खर्च होना है। कहां पर, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब रोड्स बनवाए जिससे कि इन्वेस्टमेंट आए और टोल टैक्स वसूले तो गवर्नमेंट को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट एफआरबीएम एक्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है साफ साफ कि जो आपने बोरोइंग ली थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने 2004 में बोरोइंग ली, मान लीजिए 100 रुपए। अब इस एफआरबीएम एक्ट के अंदर लिखा गया था आप 2005 के अंदर बोरोइंग लेंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट बोरोइंग के 9% ही लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए अगर बोरोइंग 2004 में ली गई थी तो 2005 में सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए बोरोइंग लेंगे। ठीक है, ये भी क्लॉज था, इंपॉर्टेंट अच्छा क्लॉज था, लेकिन आप सब जानते हैं फॉलो ही नहीं होता। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्वार्टरली बेसिस पे, आप सब जानते हैं क्वार्टरली बेसिस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब जो ईयर रहता है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्वार्टरली बेसिस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगी, पार्लियामेंट में अपनी हेल्थ बताएगी कि क्या हम टारगेट सफल करने, दैट मींस टारगेट अचीव करवाने में सफल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये पार्लियामेंट में बताएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर क्वार्टरली बेसिस में। और अगर यहाँ पर जो सबसे बेकार क्लॉज था, या कह सकते हैं कि अच्छे के लिए दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका बहुत ही ज्यादा मिस यूज किया। ठीक है, आप सोच सकते हैं अगर कोई एक्ट पास हो गया तो गवर्नमेंट को तो फॉलो करना पड़ता है। तो फिर 2009 में हमारा ये जो आरडी था वो 0% क्यों नहीं हो गया। ठीक है, साथ ही साथ 31 मार्च 2009 को हमारा जो एफडी था फिजिकल डेफिसिट वो 3% क्यों हो गया, वो क्यों नहीं हो गया, मतलब 3% पर 3.5% अभी तक क्यों है। ठीक है, ऐसे क्या रीजंस थे। उसका रीजन ये है
कि इस एक्ट का आखिरी क्लॉज ये था कि अगर कोई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आती है, मतलब कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, तो इस एक्ट को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस एक्ट को मतलब कहीं पर भी गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार पैसा खर्च होने वाला, ये होने वाला है, तो गवर्नमेंट से अमेंड कर देती है। एक्चुअली क्या हुआ कि देखिए, जो लास्ट गवर्नमेंट थी दैट वाज एक्चुअली कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, वो कोएलिशन गवर्नमेंट थी। अब कुछ भी मतलब होता, प्रोटेस्ट चालू हो जाता, लोग मतलब कहीं पर भी प्राइस बढ़ती, प्रोटेस्ट चालू हो जाता, तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसे निकालने पड़ते, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब आप देख रहे हैं ना कि सब्सिडीज रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट है कि नहीं है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो अब सब्सिडीज के नाम पे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देना चालू कर दी, इसलिए बार बार गवर्नमेंट को अमेंड करना पड़ता है। वैसे गवर्नमेंट वाज नॉट इन फेवर, बट क्या करें, और गवर्नमेंट को भी सत्ता बना के रखनी है, सत्ता नहीं बनाएगी तो फिर रूल कैसे करेगी। ठीक है, तो इसलिए लगातार अमेंड करता गया। इसके बाद क्या होता है कि फिर जैसे ही अमेंडमेंट चालू हुई तो डिबेट चालू हो जाता है। डिबेट क्या चालू होता है कि एक साइड बोलता है कि सर अगर आपको ये अपनी ये जो लिमिट करना ही नहीं है, ठीक है, मतलब अगर आपको लिमिट करना ही नहीं है तो आपने ये एफआरबीएम एक्ट रखा ही क्यों, हटा के फेंक दो। और दूसरा बोल रहा था नहीं नहीं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दूसरा वाला इसलिए बोल रहा था इंपॉर्टेंट है इसलिए कि वो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट रखता है। देखिए गवर्नमेंट के ऊपर एक एक्ट है तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपने ये देखा होगा, या अगर आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा। अगर आपको भले पूरा चैप्टर समझ में आए लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, थोड़ी चीजें तो याद रहती है ना। तो इसलिए एक सेक्शन तो बोल रहा था सर इसलिए आप एफआरबीएम एक्ट रखो, और दूसरा बोल रहा था कि सर आप एफआरबीएम एक्ट हटा दो। वो क्यों बोल रहा था एफआरबीएम एक्ट हटा दो, वो बोल रहा था इसलिए क्योंकि ये वेलफेयर के अगेंस्ट है। देखिए फिजिकल डेफिसिट में आप देख रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट में जो खर्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब लोन देने में नहीं होता, थोड़ा बहुत खर्चे दे। मैंने आपको बताया कि अगर आप लोन को हटा दो तो हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा, 0.7%। वो क्यों रहेगा, जस्ट बिकॉज हम एजुकेशन में भी खर्चा कर रहे हैं, हेल्थ में भी खर्चा कर रहे हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एजुकेशन और हेल्थ में खर्चा नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा। तो वो लोग को एक सेक्शन का बोलना था कि सर आप एफआरबीएम एक्ट हटा दीजिए, उसकी वजह से आप थोड़ा बहुत खर्चा ये एजुकेशन और हेल्थ में कम करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोरोइंग बढ़ जाती है तो आप वहां पर पैसा दे देते हैं और वो जो एजुकेशन और हेल्थ में खर्चा होना था वो हो नहीं पाता है, इसलिए एक सेक्शन बोला था हटा देना चाहिए। तो फिर इसी सब को रिजॉल्व करने के लिए फाइनली एट द एंड गवर्नमेंट ने एनके सिंह कमेटी बनाई। ठीक है, अब एनके सिंह साहब कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, उसको हम पढ़ेंगे एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी। तो सबसे पहली जो रिकमेंडेशन थी एनके सिंह साहब की, उन्होंने बोला, जो लोग मतलब बोल रहे थे कि इसको हटा देना चाहिए एफआरबीएम एक्ट को, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं नहीं एफआरबीएम एक्ट तो रहना ही चाहिए। एफआरबीएम एक्ट के बिना मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल ही मतलब लूज हो जाएगी, सेम 1990s जैसी कंडीशन, और बेमतलब का फिर से खर्चा करना चालू कर देगी। तो एफआरबीएम एक्ट तो रहना चाहिए और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। तो लोगों ने फिर बोला कि चलो सर एफआरबीएम एक्ट रहने दो, लेकिन जो बार बार अमेंडमेंट वाला क्लॉज था, जो आखिरी क्लॉज याद है आपको हमने जो पढ़ा था, वो बोला कि उसको हटा दो। तो उन्हें हमारे जो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे एनके सिंह साहब है उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इसको भी नहीं हटाया जाता। तो लोगों ने पूछा क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया कि सर देखिए अनसर्टेन कंडीशन आ सकती, इकोनॉमी की अनसर्टेन कंडीशन आ सकती है। फॉर एग्जांपल जो 2008 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था वो तो ओरिजिनल था ना, मतलब उसका तो इंडिया से कुछ लेना देना नहीं था, इंडिया में तो प्रॉब्लम आने लगी थी उससे। तो वैसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए वो जो एक्ट है मतलब ये क्लॉज रहना जरूरी है, लेकिन उसको थोड़ा रिजिड कर दिया गया। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो टारगेट क्या रखे गए हैं, गवर्नमेंट को बोला गया कि आप 2023 तक अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसे 2.5% लाइए। सीधा बोल दिया, कोई एक किया नहीं, 2.5% लेके आइए। 2003 तक आप अपना रेवेन्यू डेफिसिट 0.8% लेके आइए। ठीक है, इसके बाद आपका जो देखिए अब जो कंबाइंड डेप्ट है ना, अभी जो कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कंबाइंड डेप्ट, देखिए सेंटर के ऊपर 49% का टोटल डेप्ट है। ठीक है, और स्टेट के ऊपर 21% का डेप्ट है, और टोटल मिला के वो हो जाता है 70%, मतलब टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर 70% का डेप्ट है। तो अब इसको कम कैसे करना है, इसका भी सुझाव दिया हमारे एनके सिंह साहब ने। एनके सिंह साहब ने बोला है कि जो स्टेट रहेंगे वो अपना डेप्ट 21% से 20% लेके आएंगे, मतलब किसी भी तरीके से लोग कम करें। और जो स्टेट रहेगी उनका जो डेप्ट 49% है उसको 40% करेगी, मतलब टोटल जो 70% के डेप्ट है उसको 60% कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एनके सिंह साहब ने ये भी एक रिकमेंडेशन दी है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन इस बार एनके सिंह साहब ने बोली है कि पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट को लगता था कि चलो 3.5%, मतलब जैसे 3% का टारगेट है इस साल रखना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी चलो हम 3% तो नहीं कर पाएंगे, 3.5% कर देते हैं, मतलब फिजिकल डेफिसिट और ज्यादा लोड ले लेते हैं। लेकिन इस बार एनके सिंह साहब ने बोला सिर्फ और सिर्फ अगर आपको स्केप क्लॉज चाहिए भी, तो मतलब अगर ये जो एक्ट है फॉलो नहीं भी करना है, अगर आपको फिजिकल डेफिसिट बढ़ना भी है वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% ही बढ़ना चाहिए, इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे एनके सिंह साहब ने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लोग बोल रहे थे कि बार बार अमेंड कर रही है, तो उन्होंने बोला अमेंड करने दो, लेकिन उसे 0.5% से ऊपर अमेंड करने मत दो।
ठीक है। तो पहले तो क्या होता था कि गवर्नमेंट 1%, 2%, 3% भी अमेंड कर देती थी, लेकिन इस बार बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 0.5% बस अमेंड करेंगी। और साथ ही साथ हमारे एनके सिंह साहब ने बोला है कि अलग से आपको एक काउंसिल बनानी है, ठीक है, अलग से काउंसिल बनानी जिसका नाम होगा फिस्कल काउंसिल। और इस फिस्कल काउंसिल आपको टाइम टू टाइम एडवाइस करती रहेगी कि यहाँ पर खर्च मत करो, यहाँ पर खर्च मत करो, यहाँ पर खर्च करो, जिससे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े, रेवेन्यू डेफिसिट घटे, ठीक है। ये सब आपको फिस्कल काउंसिल लगातार कम करती जाएगी। देखिए, अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा, बिकॉज मैंने बोला था लेक्चर नंबर 1 ये पूरी सीरीज का बेस है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 में अगर आपको कैपिटल डेफिसिट समझ में नहीं आया, रेवेन्यू डेफिसिट समझ में नहीं आया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब समझ में नहीं आया, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। सो इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपना काम कर दिया। अभी आपका काम है कि आप वहां जाके उस लेक्चर को देखिए जो मैंने वहां पर इतनी मेहनत की, इतने एग्जाम्पल दिए हैं, उसको आप ध्यान से समझे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं आपको क्या लगता है कि ये एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट अपना एफडी कम कर पाएगी, अपना आरडी कम कर पाएगी? देखिए, चांसेस बहुत कम है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चांसेस क्यों कम है, बिकॉज मैंने आपको फिजिकल डेफिसिट वाले में ही बताया था वहीं पर कि लगातार नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम से एक्सपेंडिचर हेल्थ और एजुकेशन में बढ़ने ही वाला है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम नहीं कर सकती। जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये भी बोल दिया है कि हमारे लिए फिजिकल डेफिसिट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ एंड एजुकेशन, और लोगों ने भी एक्सेप्ट कर ली। साथ ही साथ आप सब देख रहे हैं हमारी बोरोविंग भी इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली है। तो ये टारगेट कहा नहीं जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हम काम करेंगे, ट्राई करेंगे 2.5% अपना फिजिकल डेफिसिट रखे। तो उस टाइम की बात ही होगी, देखा जाएगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, अगर यूपीएससी हमसे पूछे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए लेक्चर नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, वहां पर आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम फाइनली आज के लास्ट टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है फिस्कल एक्टिविज्म। अब फिस्कल एक्टिविज्म पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? जस्ट बिकॉज न्यूज़पेपर में काफी मेंशन रहता है। अब न्यूज़पेपर मेंशन क्यों रहता है? जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में हमारे अरविंद सुब्रमण्यम ने बोला था फिस्कल एक्टिविज्म के ऊपर कुछ चीजें। तो उससे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि फिस्कल एक्टिविज्म होता क्या है, बिकॉज अगर फिस्कल एक्टिविज्म नहीं समझेंगे तो वी विल नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज वाई अरविंद सुब्रमण्यम सेड अगेंस्ट फिस्कल एक्टिविज्म, ठीक है। तो चालू करते हैं फिस्कल एक्टिविज्म से। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज जबकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत ही कम हो गई है, ठीक है। अब उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि लोगों के पास पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट लोगों के पास पैसे कैसे भेजेगी? थ्रू स्कीम्स, ठीक है। अपने जो टैक्सेस है उनको कम कर देगी। इन सब तरीकों से गवर्नमेंट क्या करेगी? लोगों के पास पैसा भेजना चाहेगी, जिससे कि लोगों के पास पैसा आए, लोग फिर डिमांड करेंगे तो मुकेश अंबानी अपन नई नई फैक्ट्री लगाएंगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। तो उसी पॉलिसी को हम बोलते हैं फिस्कल एक्टिविज्म की पॉलिसी। मतलब कि जहां पर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है, स्कीम्स बढ़ा देती है कि लोगों के पास पैसा आ जाए, लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। इसी पॉलिसी को हम बोलते हैं दैट मीन्स फिस्कल एक्टिविज्म की पॉलिसी। अब तो आपको सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि इसका मेंशन ही क्यों हुआ। इसका मेंशन इसलिए हुआ क्योंकि अगर आपको याद होगा 8 नवंबर को गवर्नमेंट ने एक चीज अनाउंस की थी 2016 में कि सारे के सारे जितने भी 500 और 1000 के नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट डे। मतलब कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया गवर्नमेंट ने। डिमोनेटाइजेशन करने की वजह से आप सब जानते हैं हमारे इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे चीजों को मांग करने के लिए। तो अब यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के सामने प्रॉब्लम यह आई कि जो डिमोनेटाइजेशन से प्रॉब्लम आई है उसको कैसे गवर्नमेंट सॉल्व करे। तो उसके लिए एक सोल्यूशन बार बार आता है फिस्कल एक्टिविज्म किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को एडवाइस किया गया। क्या एडवाइस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? सबसे पहली एडवाइस की गई कि आप जितने भी टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों के दोनों कम कर दें। देखिए, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो लोग खरीदना चालू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो डायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल जो इनकम टैक्स है उसको भी कम कर दिया जाए। अगर इनकम टैक्स आप कम करोगे तो लोगों के पास पैसा बहुत ही जल्दी हो जाएगा और लोग कंज्यूम करना चालू कर देंगे, ठीक है। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा लोग खरीदेंगे ना कुछ चीजें, ज्यादा से थोड़ी ना करेंगे। इसके बाद ये भी बोला गया कि आप पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। मतलब ये कि जितना भी स्कीम्स है, ठीक है, जैसे मनरेगा में जो प्राइस है जो लेबर को मिलता है उसको बढ़ा दो। फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी बोला गया कि अगर आप ऐसा करते हो तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने बोला आप ये सोचिए अगर हम अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा देंगे, देखिए मतलब अब ये जो हम एक्स्ट्रा जो टैक्स कम करेंगे
तो और जो गवर्नमेंट के डे टू डे खर्चे वो कैसे कम होंगे? वैसे ही आप सब जानते हैं हमारा यहाँ टैक्स कम आ रहा है, तो हमें डे टू डे खर्चे के लिए बोरोविंग करनी पड़ेगी। जब हम बोरोविंग करेंगे तो उसके लिए हमें बाद में तो इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो एट द एंड ये हमारे लिए तो बेकार होगा। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अच्छा है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो लोग आराम से अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ा सकते हैं, मतलब उनके पास भी कितना पैसा उन्हें बोरो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो बहुत ही आराम से उनके पास जो पैसा है उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हमें टैक्स कम करने पड़ेंगे, लोगों को कंज्यूम करवाना पड़ेगा अपनी स्कीम में, अगर हम पैसा बढ़ाएंगे तो हमें तो बाहर से बोरो करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वी विल नॉट गो फॉर फिजिकल एक्टिविज्म। वैसे तो बहुत अच्छा होता है आम कंज्यूमर के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप सब जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपना प्राइमरी डेफिसिट निकालें, मतलब वो डेफिसिट अगर हम बोरोइंग हटा दें तो कितना डेफिसिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर पूरा डेफिसिट हो जाता है 0.7%। तो बाकी का डेफिसिट तो गवर्नमेंट कहाँ यूज करती है? गवर्नमेंट यूज करती है कि जो हमारा बोरोइंग मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट उसको देने में जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि हम फिजिकल एक्टिविज्म की पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अरविंद सुब्रमण्यम ने भी स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को मना कर दिया कि आप फिजिकल एक्टिविज्म की पॉलिसी के लिए नहीं चाहिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थी, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन थी, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर पढ़ाया। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, वी हैव कंप्लीटेड लेक्चर 4। ठीक है, और इसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए। एंड इन द लेक्चर नंबर 5 वी विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक फाइनेंस कमीशन क्या होती है, ठीक है, उसका कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जानेंगे। इसके बाद रिकमेंडेशन क्या थी 14th फाइनेंस कमीशन की, वो भी जानेंगे। फिर ये लेक्चर नंबर 6 में जानेंगे उदय स्कीम ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है, और फाइनली लेक्चर नंबर 7 और 8 में हम पूरा बजटिंग की सीरीज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 5। गुड नाइट।